ये आज आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 22 है। यह प्राप्ति भुगतान खाता है और इसकी मदद से आय व्यय खाता बनाना है। भैया आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाता, इस पहले चैप्टर में आपको ये दो प्रकार के अकाउंट बनाने हैं। थ्योरीज में कंप्लीट कर चुका हूँ, कुछ 2-4 क्वेश्चन थ्योरी के रहे हैं। आखिरी दिन वो 2-4 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बनाकर, लास्ट वीडियो बनाकर आपको भेजूँगा और उसी में बता दूंगा कि भाई आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। प्रैक्टिकल्स के 2-1 वीडियो और आएंगे। आज मैं आपको 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये चारों ओरली समझाने की कोशिश करूँगा, अब मैं करके दिखाने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अब आपको आय व्यय खाता बनाते आ गया है। ये सब भुगतान है, सभी प्राप्ति भुगतान खाता है। रोकड़ पुस्तक मतलब प्राप्ति भुगतान खाता, ये सब भुगतान है। ये डेबिट में आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर व्यय बनकर, और ये सारी प्राप्ति आय क्रेडिट में आ जाएंगी आय बनकर, और समायोजनों पे ध्यान दिया जाएगा। ये सब समायोजन है। ये देखिए, मर्चेंट क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। सारे खर्चे डेबिट में आ गए और सारी आय क्रेडिट में। तो सबसे पहले वेतन डेबिट में आ जाएगा 1200 रुपये, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई समायोजन नहीं है। बिजली खर्चा डेबिट में आ जाएगा 120 रुपये, उस पर भी किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं है। अन्य व्यय 525 रुपये डेबिट में आ जाएगा, उस पर भी किसी प्रकार का समायोजन नहीं है। मैंने समायोजन पढ़ने के बाद ही आपको दिखाया है। ये देखिए, वेतन डेबिट में आ गया, टू सैलरी। बिजली व्यय डेबिट में आ गया, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, और अदर एक्सपेंसेस भी डेबिट में आ गया, है ना। उसके बाद स्थायी जमा नहीं आएगा। स्थायी जमा मतलब आपने बैंक में अपना पैसा जमा किया है, तो ये एक प्रकार के लिए आपकी संपत्ति बन गई, संपत्ति नहीं आती है, ठीक है। बर्तन सामग्री, यूटेंसिल्स, आप ये भी आपकी सामग्री है, नहीं आएगी। सामग्री संपत्ति नहीं आएगी। लेनदार दायित्व है, जब संपत्ति नहीं आएगी तो दायित्व भी नहीं आएंगे, कि संपत्ति और दायित्व तो बैलेंस शीट में जाते हैं। और रोकड़ शेष भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी आपकी संपत्ति है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डेबिट में आने के बाद ये सारी चीज़ें क्रेडिट में आ जाएगी, क्योंकि ये आपकी प्राप्ति है, ये इनकम बन जाएगी। गत वर्ष का रोकड़ शेष क्रेडिट में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है। प्रवेश शुल्क 300 रुपये, ये आपकी प्राप्ति है, क्रेडिट में आएगा बाय एंट्रेंस फीस, लेकिन इस पर शायद कोई समायोजन है नहीं, किसी प्रकार का समायोजन नहीं है, तो प्रवेश शुल्क क्रेडिट में जाएगा बाय एंट्रेंस फीस 300 रुपये, ओके। उसके बाद चंदा, देखिए 3 चंदे दिए हैं और आपको वही चंदा लेना है जो इस वर्ष का है, और इस वर्ष का चंदा कितना है 3500, तो बाय सब्सक्रिप्शन 3500, और उस पर एक समायोजन है। समायोजन ये है कि अदत्त चंदा 75 रुपये, मतलब जो चंदा है वो अदत्त है, मिलना बाकी है, तो उसको चंदे में प्लस कर दो। देखिए 75 प्लस कर दिए, 3575, ओके। उसके बाद स्वल्पाहार से मुनाफा, प्रॉफिट फॉर रिफ्रेशमेंट, ये आपका मुनाफा है, आय है, क्रेडिट में आ जाएगा, और विविध आमदनी भी क्रेडिट में आ जाएगी। ये देखिए, इनकम, सन्ड्री इनकम एंड प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट आ गया। यानी मैंने कुछ नहीं किया, क्रेडिट की सारी चीज़ों को डेबिट में लेके आ गया, डेबिट की सारी चीज़ों को क्रेडिट में लेकर आ गया, संपत्तियाँ छोड़ दी गई, रोकड़ शेष भी छोड़ दिया गया। और अब मैं समायोजनों पे आता हूँ। देखना ये कि समायोजन क्या क्या है। आपका सबसे पहला समायोजन 1 जनवरी 2017 को संपत्ति और दायित्व इस प्रकार थे। बर्तन सामग्री, फर्नीचर, स्टोर्स, लेनदार। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि संपत्ति और दायित्व का बैलेंस दिया है 1 जनवरी का, साल की शुरुआत का, और मैंने पहले ही बता दिया कि संपत्तियाँ और दायित्व आय व्यय खाते पे नहीं आते, तो इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब असर पड़ेगा। फिलहाल हमारे कोर्स में बैलेंस शीट से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। संपत्ति और दायित्व आपको आय व्यय प्राप्ति भुगतान खाते में दिए हो या आय व्यय खाते या समायोजन में दिए, आपको वो छोड़ देना है, क्योंकि आय व्यय खाते में संपत्ति और दायित्व नहीं आते हैं, वो बैलेंस शीट में जाते हैं, तो इसका भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये संपत्ति और दायित्व है। यहाँ भी संपत्ति और दायित्व हमने छोड़ दिए थे, तो समायोजन के संपत्ति दायित्व भी छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद 31 दिसंबर को स्टोर्स 700 के थे। भाई स्टोर्स हमारी संपत्ति है, 1 जनवरी की हो या 31 दिसंबर की, इसका फिलहाल आय व्यय खाते पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेनदार दायित्व है, इसका भी आय व्यय खाते पे असर नहीं पड़ेगा। अदत्त चंदा, चंदे में जोड़ दिया गया। स्थायी जमा का ब्याज 25 रुपये अप्राप्य है, मतलब मिलना बाकी है। मैंने बताया था कि जो बैंक में आपने पैसा जमा किया वो आपकी संपत्ति है, वो आय व्यय खाते में नहीं आएगी। लेकिन ज़रा सोचो कि बैंक में जब पैसा जमा किया गया है तो उस पर ब्याज मिलेगा, तो हमारी आय है,
और आय क्रेडिट में आएगी, तो स्थायी जमा का ब्याज 25 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा। ये देखिए, बाय इंटरेस्ट एक्रूड 25 रुपये। उसके बाद फर्नीचर पे 10% रॉस लगाना है, तो ठीक है, फर्नीचर ढूंढते हैं। यहाँ कहीं फर्नीचर आपको दिख रहा है क्या? नहीं। फिर 1 जनवरी का फर्नीचर कितना है? 2500। मतलब आपके पास केवल 2500 रुपये का ही फर्नीचर मौजूद है, तो 2500 का 10% मूल्य रॉस लगाएंगे, फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर का रॉस आएगा। आपके पास 1 जनवरी को फर्नीचर 2500 का था, उसके बाद और किसी प्रकार का फर्नीचर आपके पास नहीं है, तो इस 2500 रुपये के 10% 250 रुपये रॉस डेबिट में आएगा, और मूल्य रॉस आपका खर्चा है डेबिट में आ जाएगा, व्यय है। देखिए, फर्नीचर पे 10% 250 रुपये। उसके अलावा बर्तन सामग्री पर 15% रॉस लगाना है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास बर्तन सामग्री कितनी है। 1 जनवरी को जो बर्तन सामग्री थी वो 800 की थी। साल की शुरुआत में आपके पास 800 की बर्तन सामग्री पड़ी थी, और प्राप्ति भुगतान खाते में बर्तन सामग्री दी है 200 की। इसका मतलब आपने साल के मध्य में 200 रुपये की बर्तन सामग्री और खरीदी। यहाँ कोई संपत्ति आई, मतलब आपने उस पर खर्चा किया है, आपने वो खरीदी है। और 1 जनवरी को पहले से पड़ी है, मतलब पहले से मौजूद है। तो 1 जनवरी की जो बर्तन सामग्री आपके पास पड़ी हुई है वो 800 की है, और आयव्यय प्राप्ति भुगतान खाते में 200 रुपये की, मतलब आपने और खरीदी। इसका मतलब आपको कुल मिलाकर 1000 रुपये की बर्तन सामग्री होगी, तो मूल्य रॉस 1000 रुपये का 15% लगेगा, 150 रुपये। ये देखिए, ठीक है, हो गया प्रश्न खत्म। और उसके बाद क्रेडिट का टोटल लगा देंगे। इनकम ज़्यादा है, व्यय कम है, सरप्लस आएगा बचत। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका बुक में क्वेश्चन है। अभी एग्जाम्पल नंबर 25 है, आपकी बुक में पेज नंबर 41 पर आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, चांदनी क्लब का 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता निम्नलिखित है, मतलब प्राप्ति भुगतान खाता दिया है, और इसकी मदद से आयव्यय खाता बनाना है। तो और समायोजनों को ध्यान में रखते हुए, तो आयव्यय खाता कैसे बनेगा? ऊपर लिखेंगे चांदनी क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर एक्सपेंडिचर आ जाएंगी, इधर इनकम आ जाएगी, और ये सारे भुगतान एक्सपेंडिचर बन जाएंगे, और ये सारी प्राप्तियाँ इनकम बन जाएगी समायोजन सहित। ठीक है, वेतन डेबिट में आ जाएगा 3000 रुपये, और उस पर एक समायोजन है कि वेतन में 1000 रुपये गत वर्ष के शामिल है। मैंने आपको बताया था कि आयव्यय खाते में कोई भी खर्चा और कोई भी प्राप्ति उसी वर्ष की होनी चाहिए जिस वर्ष का आप प्रश्न कर रहे हो, मतलब 2017 का। और अगर उस वर्ष का कुछ मिलना बाकी है या देना बाकी है तो उसे प्लस करेंगे, और अगर उस वर्ष के खर्चे में या प्राप्ति में पिछले वर्ष का कोई पिछले वर्ष का कोई आंकड़ा शामिल है या अगले वर्ष का अग्रिम शामिल है तो उसे तुरंत घटा देंगे। तो वेतन में 1000 रुपये गत वर्ष के सम्मिलित है, मतलब आपके वेतन में पिछले साल के 1000 रुपये शामिल है और आपको चाहिए इसी साल के, तो उसको तुरंत माइनस करेंगे। ये देखिए, देखा, 1000 रुपये माइनस कर दिए लास्ट ईयर के, वेतन हो गया 2000। उसके बाद मजदूरी डेबिट में आ जाएगी 600 रुपये, डाकवे डेबिट में आ जाएगा 200 रुपये, लेखन सामग्री 400 रुपये डेबिट में आ जाएगी, और इस पर किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं है। विविध व्यय डेबिट में आ जाएंगे 300 रुपये। ये देखिए, अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मजदूरी 600 रुपये डेबिट में आ जाएगी, और मजदूरी पर भी एक समायोजन है। देखिए, ये मजदूरी में 100 रुपये अग्रिम मजदूरी शामिल है, अग्रिम मतलब अगले साल की, इसको भी माइनस कर दो। मैंने बोला था अगला पिछला शामिल है तो उसको माइनस कर देंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए, मजदूरी में से उसने 100 रुपये माइनस कर दिए। उसके बाद डाक व्यय डेबिट में आ जाएंगे, उस पर कोई समायोजन नहीं है। लेखन सामग्री डेबिट में आ जाएगी, विविध व्यय डेबिट में आ जाएंगे। ये देखिए, डाक व्यय 200 रुपये, स्टेशनरी 400 रुपये, विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेस 300 रुपये। उसके बाद फर्नीचर नहीं आएगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर का रॉस आएगा। विनियोग भी नहीं आएगा, विनियोग का ब्याज आएगा, और रोकड़ शेष नहीं आता है, क्योंकि ये सब हमारी संपत्तियाँ हैं। अब इधर की सारी चीज़ें क्रेडिट में आ जाएगी, रोकड़ शेष नहीं आएगा। चंदा 20,000 रुपये क्रेडिट में आएगा, तो शायद चंदे पे एक समायोजन है। देखिए, वर्ष 2016 का चंदा 2000 इस वर्ष प्राप्त हुआ है, मतलब इस साल के चंदे में पिछले साल का 2000 रुपये आपको मिला है, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इस वर्ष का 800 रुपये चंदा अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। और 2018 का 1000 रुपये चंदा 2017 में प्राप्त हो गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके चंदे में
देखिए मेरे से कई स्टूडेंट लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर चंदे का हिसाब क्या होगा। चंदा आपको एक ही साल का लेना है, जिस साल का आप प्रश्न कर रहे हो, और उस साल का अगर कुछ मिलना बाकी है तो उसको प्लस करना है, और उसमें अगर पिछले और अगले साल का अलग से दिया है तो उसको छोड़ देना है, और पिछले और अगले साल का अगर शामिल है तो उसको माइनस करना है। तो जो चंदा आप लोग उठाओगे 20,000 रुपये क्रेडिट में बाय सब्सक्रिप्शन, उसमें से 2,000 रुपये गत वर्ष का प्राप्त हुआ है, मतलब शामिल है, इसको माइनस कर दो। 1,000 रुपये 2018 का 2017 में प्राप्त हो गया है, मतलब शामिल है, इसको भी माइनस कर दो। और इस वर्ष का 800 रुपये अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसको प्लस कर दो। देखो वही किया गया है। 2016 का माइनस कर दिया, 2018 का माइनस कर दिया, और जो 2017 का मिलना बाकी है उसको प्लस कर दिया। रूल के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मेरे मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, विनियोग का ब्याज ये हमारी प्राप्ति होती है, क्रेडिट में आएगा, पर शायद इस पर एक समायोजन है। नहीं, किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं है, तो विनियोग का ब्याज क्रेडिट में आ जाएगा 1,000 रुपये। दान 10,000 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा। ये देखिए, बाय डोनेशन 10,000 रुपीज़। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? हो सकता है कोई समायोजन हो सकता है, देखते हैं। दान पर कोई समायोजन होगा तो देखते हैं, शायद दान पर कोई समायोजन, यहाँ दान का कोई समायोजन, दान का कोई समायोजन, भैया दान का कोई समायोजन मुझे दिख नहीं रहा है। फिर दान 10,000 रुपये क्रेडिट में आना चाहिए, क्यों नहीं आया? बाय डोनेशन, हो सकता है कि दान को उसने पूंजीगत माना हो, उसने दान को पूंजीगत माना है, लेकिन दान तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। देखते हैं आगे। दान पे कोई समायोजन नहीं है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। दान 10,000 रुपये है और वो आय है, और आय क्रेडिट में आनी चाहिए। आप दान क्रेडिट में लिख देना, क्योंकि आप लोग उसे आयगत मानेंगे। जब तक पूंजीगत मानने को ना कहे आप उसे आयगत ही मानोगे। दान क्रेडिट में आएगा, बुक में भले शो ना किया हो, बट हम लोग उसे शो करेंगे, ठीक है। फिर प्रवेश शुल्क क्रेडिट में आएगा 2,000। आजीवन सदस्यता शुल्क 8,000 रुपये क्रेडिट में आएगा, पर उस पर एक समायोजन है कि आजीवन सदस्यता शुल्क का पूंजीयन करना है, इसका मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क नहीं आएगा। और हॉल के किराए से प्राप्त 1,200 रुपये क्रेडिट में आ जाएंगे। दान भी क्रेडिट में आएगा, उसने नहीं लिखा है, आप लोग लिख देना। भाई बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हम किसी भी चीज़ को आय मानकर क्रेडिट में ले जाएंगे, और पूंजीयन कर, जैसे यहाँ आजीवन सदस्यता शुल्क का पूंजीयन करने को कहा था तो वो नहीं आएगा। अगर वो नहीं बोला होता तो ये क्रेडिट में आता, वैसे दान क्रेडिट में आएगा, ठीक है। हो गया, ये हो गया। उसके बाद में आप समायोजन देख लेते हैं। आप पहला समायोजन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा है कि 1 जनवरी को इस क्लब के पास 2,000 का फर्नीचर था, 10,000 का विनियोग था, 30,000 का भवन था, तो था। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? ये सब हमारी क्या है? संपत्ति है। तो संपत्ति समायोजन में दी हो या प्राप्ति भुगतान खाते में, आए हुए खाते में तो नहीं आएगी। तो इसका असर क्या पड़ेगा बताता हूँ। फर्नीचर आपको 10% लॉस लगाना है। तो देखो आपके पास 1 तारीख को फर्नीचर कितने का था? 2,000, और यहाँ फर्नीचर 8,000 का है, मतलब यहाँ आपने 8,000 का नया फर्नीचर खरीदा है। तो 8 और 2 10, यानी आपके पास कुल मिलाकर 10,000 रुपये का फर्नीचर हो गया। तो 10,000 का फर्नीचर आए हुए खाते में नहीं आएगा, लेकिन फर्नीचर का लॉस आएगा 10,000 का 10%, 1,000 रुपये डेबिट में। ये देखिए, तो फर्नीचर 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद आपको भवन पे 8% लॉस लगाना है, तो भवन 30,000 का है, और यहाँ भवन नहीं है, मतलब आपने बीच में कोई भवन नहीं खरीदा। साल की शुरुआत में आपके पास 30,000 का भवन था, तो 30,000 का 8% 2,400 रुपये डेबिट में आ जाएगा। देखा? ओके। और जहाँ तक दान की बात है, दान क्रेडिट में आना चाहिए, उसने नहीं लिखा, आप लोग लिख देंगे, ठीक है। और आंसर पे फ़र्क पड़ेगा, आपका आंसर थोड़ा अलग आएगा, लेकिन हो सकता है उसे दान को पूंजीगत माना हो सकता है। देखो जिस चीज़ को पूंजीगत मानने को कहे वो चीज़ नहीं आएगी। अब ये दान के बारे में कोई समायोजन नहीं है, इसका मतलब दान आएगा। क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट माइनस करेंगे, सरप्लस आ जाएगा, थोड़ा अलग आएगा अगर आप यह दान लेते हो तो, ठीक है। अब पिछले दोनों क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपकी किताब का सवाल नंबर 30 आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इस बार मैंने ये करके नहीं रखा है, ये आपको अपनी मर्ज़ी से करना है, तो फिर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना यार, ठीक है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले जयश्री क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता दिया है, ये प्राप्ति भुगतान खाता है, ठीक है। और ये समायोजनों की मदद से आपको क्या बनाना है? आय व्यय खाता। मैंने बोला इस वीडियो में मैं कम से कम 4 क्वेश्चन बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना।
तो देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने करके रखा नहीं है, ये आपको करना है। तैयार हो आप लोग? ठीक है। क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में आ जाएगी एक्सपेंडिचर बनकर, और डेबिट की चीज़ें क्रेडिट में आ जाएगी इनकम बनकर। ठीक है ना? तो किराया 5,000 रुपये डेबिट में आ जाएगा, टू रेंट, और उस पर एक समायोजन है। देखिए, किराए में 300 रुपये 2016 के हैं। आपको सवाल 2017 का करना है, और किराए में 2016 के 300 रुपये शामिल है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल की शामिल है। और 300 रुपये अभी देना शेष है, तो इसको प्लस कर देना। भाई जो इस साल का मिलना बाकी है, देना बाकी है, उसको प्लस करेंगे। और इस साल के किसी मद में पिछले साल की कोई मद शामिल हो, अगले साल की कोई मद शामिल, तो माइनस करेंगे। लेखन सामग्री 3068 रुपये डेबिट में आ जाएगी, टू स्टेशनरी, और उस पर भी एक समायोजन है कि लेखन सामग्री में 312 रुपये 2016 के पिछले साल के शामिल है, माइनस करेंगे। और 364 रुपये अभी देना शेष है इस साल के, इसको प्लस करेंगे। मजदूरी डेबिट में आ जाएगी, इस पर कोई समायोजन नहीं है। बिलियर्ड मेज नहीं आएगा, मेज यानी फर्नीचर, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, संपत्ति नहीं आती है। मरम्मत डेबिट में आ जाएगा 806, ब्याज डेबिट में आ जाएगा 1500, रोकड़ शेष नहीं आएगा। ठीक है। अब क्रेडिट की चीज़ें डेबिट की चीज़ें क्रेडिट में आ जाएगी, प्रारंभिक रोकड़ शेष नहीं आएगा। चंदा 2017 का चंदा आएगा 16,900, 16 और 18 का चंदा शामिल है तो माइनस करेंगे, अलग से दिया है तो छोड़ देंगे, मैंने कई बार बताया आपको। 2017 का चंदा 16,900 क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। अब उस पर एक समायोजन है। समायोजन यही है कि वर्ष 2016 का चंदा 468 रुपये अभी भी अप्राप्त है, मतलब मिलना बाकी है, तो आप 468 रुपये इस साल के चंदे में प्लस कर देंगे। प्रवेश शुल्क 350 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा। लॉकर का किराया 500 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा। ये प्राप्ति है तो क्रेडिट में आ जाएगी। इस पर समायोजन है कि लॉकर का जो किराया है 60 रुपये 2016 का है, इसका मतलब इस लॉकर के किराए में 60 रुपये 2016 के शामिल, इसको माइनस करेंगे, और 90 रुपये अभी लेना बाकी है, मतलब इस साल के बचे, इसको प्लस कर देंगे। राज्यपाल की पार्टी का विशेष चंदा। देखिए भाई, चंदा जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 10,000 रुपये चंदा उसने दिखाया नहीं था, हो सकता है विशेष चंदा हो इसलिए नहीं दिखाया, लेकिन वहाँ उसके ऊपर कोई समायोजन नहीं था ना, तो हम उसको सिंपल चंदा मानकर क्रेडिट में लिखेंगे। पर ये एक विशेष चंदा है। देखिए, विशेष चंदा मतलब चंदा आपकी आय है। नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर संस्था में सामान्य रूप से चंदा देके जाता है तो वो आपकी आय है। हो सकता है कि कोई बड़े अधिकारी द्वारा, किसी राज्यपाल द्वारा, या किसी मुख्यमंत्री द्वारा, या सांसद द्वारा, विधायक द्वारा आपके क्लब को एक विशेष चंदा दिया गया हो कि भाई इससे भवन बना लो, बिल्डिंग बना लो, पानी की टंकी बना लो, गार्डन बना लो, तो वो आपके लिए सामान्य चंदा नहीं रहेगा। उसका प्रयोग उसी काम में करना पड़ेगा जिसके लिए वो चंदा मिला है। लेकिन आप उस चंदे को आय नहीं मान सकते, वो आपका दायित्व बन जाएगा, क्योंकि आपको उसको वो काम करके दिखाना है जिसके लिए चंदा मिला है। तो ये विशेष चंदा है राज्यपाल की पार्टी के लिए, मतलब आपको इससे राज्यपाल की पार्टी के लिए प्रयोग करना है, इसलिए ये आपकी आय नहीं है, इसलिए ये आय व्यय खाते में नहीं आएगा। और जब ये नहीं आएगा तो राज्यपाल की पार्टी का जो विशेष चंदा मिलना बाकी है 350, वो भी नहीं आएगा। मतलब राज्यपाल की पार्टी का चंदा नहीं आएगा तो समायोजन भी नहीं आएगा। इस प्रकार आपको ये सवाल करके दिखाना है। ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल लगाना और डेबिट का टोटल माइनस कर देना, बचत आ जाएगी सरप्लस, और इसकी सरप्लस बचत जो है वो 2,492 है। ठीक है। देखिए, निर्देश दिया है कि राज्यपाल की पार्टी के लिए विशेष चंदा मिला, उसे आरक्षित रूप में रखा जाएगा, संभाल के रखा जाएगा, इसलिए इसका समायोजन भी आय व्यय खाते में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो चंदा भी छोड़ दिया जाएगा और उसका समायोजन भी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम आपकी किताब पर क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। ये आज की वीडियो का चौथा क्वेश्चन है। मैं कल भी आपको ऐसे 4 क्वेश्चन समझा के भेजूंगा, बहुत जल्दी हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है। तो होलकर औषधालय का इंदौर का 30 जून 2017 को प्राप्ति भुगतान खाता दिया है। ये प्राप्ति भुगतान खाता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें कुछ समायोजनों की मदद से, देखिए समायोजन दिए हुए हैं, आय व्यय खाता बनाना है। ठीक है। चिट्ठा भी बनाना है, लेकिन हम चिट्ठा बनाने की प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये भुगतान ही डेबिट में आ जाएगी। नर्सों का वेतन डेबिट में आ जाएगा। लॉन्ड्री पर किया खर्चा डेबिट, ये औषधालय है, नर्सों का वेतन डेबिट में आ जाएगा। लॉन्ड्री पर किया खर्चा डेबिट में आ जाएगा। किराया डेबिट में आ जाएगा। कार का मूल्य नहीं आएगा, कार हमारी संपत्ति है, कार के खर्चे डेबिट में आ जाएंगे। दवाइयाँ डेबिट में आ जाएगी।
रोकड़ शेष नहीं आएगा। भाई औषधालय में नर्स काम करती है, वेतन देना पड़ेगा। औषधालय में लॉन्ड्री और खर्चा होता है, खर्चा है, डेबिट में आएगा। किराया डेबिट में आएगा। कार का मूल्य, भाई कार खरीदी, कार का मूल्य, कार हमारी संपत्ति है, संपत्ति नहीं आती है। हाँ, अगर उसका मूल्य ह्रास करने को कहे तो दे देंगे। दवाइयाँ खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। कार के खर्चे डेबिट में आ जाएंगे। मतलब जितने भुगतान आपको दिख रहे हैं उसमें से नर्सों का वेतन, लॉन्ड्री, किराया और कार के खर्चे डेबिट में आएंगे। दवाइयाँ भी डेबिट में। कार का मूल्य और रोकड़ शेष नहीं आएगा, क्योंकि कार हमारी संपत्ति और रोकड़ शेष भी हमारी संपत्ति है। समायोजनों पर ध्यान दे देते हैं। समायोजन है कि दवाइयाँ क्रय करने का एक बिल 129 रुपये अदत्त है। मतलब सीधी भाषा में दवाइयाँ अदत्त है, तो दवाइयों में 129 रुपये प्लस कर देंगे। ठीक है, कर देंगे ना, बिल्कुल। तो सारे क्रेडिट के खर्चे डेबिट में आ गए। एक बार देख लीजिए, नर्सों का वेतन डेबिट में आ जाएगा, कोई समायोजन नहीं है इसके ऊपर। लॉन्ड्री डेबिट में आ जाएगी 380, इस पर कोई समायोजन नहीं है। किराया और कर 200 रुपये डेबिट में आ जाएगा, इस पर कोई समायोजन नहीं है। कार का मूल्य डेबिट में आ जाएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। समायोजन अगर डेप्रिसिएशन लगाने को कहे तो आएगा। कार का खर्चा आ जाएगा डेबिट में। दवाइयाँ आ जाएगी, उसमें 129 रुपये अदत्त है तो प्लस कर देंगे, रोकड़ शेष नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद प्राप्ति या क्रेडिट में चली जाएगी। बैंक में शेष, रोकड़ शेष नहीं आता है। चंदा 1115 रुपये क्रेडिट में चला जाएगा। अरे आपकी आय है ना भैया, क्रेडिट में जाएगा, पर इस पर एक समायोजन है। क्या समायोजन है? कि 100 रुपये का दान, मैंने बोला दान अलग है, चंदा अलग है। चंदा मांगना पड़ता है और दान बिना मांगे मिलता है। 100 रुपये का दान त्रुटि से चंदे में शामिल कर लिया, यानी दान चंदे में शामिल हो गया। भाई ये 11वीं कक्षा का बच्चा 12वीं कक्षा में शामिल हो गया, तो क्या करोगे आप? उसको 11वीं से निकाल कर 12वीं से निकाल कर 11वीं में भेज देंगे। तो बस 100 रुपये का दान चंदे में शामिल कर लिया गया, तो आप उस दान को चंदे में से माइनस करके दान में प्लस कर दो। 100 रुपये का दान त्रुटि से चंदे में सम्मिलित कर दिया, तो आप क्या करोगे? ये जो चंदा है 1115 क्रेडिट में लिख देंगे, उसमें 100 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, सदस्यता शुल्क मिला, ये आपकी प्राप्ति है, क्रेडिट में चली जाएगी। म्यूनसिपल सहायता, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आपको मदद मिली, ये भी आपकी प्राप्ति है, क्रेडिट में चल जाएगी। ब्याज भी आपकी प्राप्ति है, क्रेडिट में चल जाएगी। कुल मिलाकर क्रेडिट की सारी चीज़, डेबिट की सारी चीज़ें क्रेडिट में चल जाएगी। भवन के लिए दान मिला, मैंने आपको पहले ही बोला दान स्पेशल अगर हो तो नहीं आएगा। तो भवन के लिए मिला हुआ दान 1560 रुपये आपकी आय है, लेकिन यह आय स्पेशल है, इसका प्रयोग भवन बनाने के लिए किया जाएगा, इसीलिए ये क्रेडिट में नहीं आए। ठीक है, फिर जो 100 रुपये गलती से आपका दान चंदे में शामिल था, चंदे में से आपने इसको माइनस कर दिया। अब वो दान था, चंदे में से तो माइनस हो गया, अब चंदे में जुड़ना चाहिए, लेकिन चंदा तो भवन के लिए मिला है, इसलिए उसके समायोजन का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर समायोजन है औषधालय के पास 8000 की निःशुल्क भूमि और भवन थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? भूमि और भवन संपत्ति है, आय व्यय खाते में संपत्ति नहीं आएगी। और उसके अलावा किसी प्रकार का कोई समायोजन इसमें नहीं है। ठीक है, इसका जो सरप्लस आएगा 552 रुपये आएगा। ठीक है।